Jai Hind everyone. Today we are going to understand the first chapter of your Essential English Reader book of class 5. आज हम लोग आपकी Essential English Reader की किताब जो कि आपकी कक्षा 5 की किताब है के प्रथम पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों के बुक का कवर पेज है। आप देख सकते हैं ये हम लोगों के बुक का कवर पेज है। बुक के कवर पेज पर आप देख सकते हैं कि 2 बच्चियाँ तथा 2 लड़के हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में लड़कियों और लड़कों के लिए शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है। गरीब से गरीब परिवार वाले भी अब जागरूक हो गए हैं, समझ गए हैं कि केवल लड़कों की शिक्षा जरूरी नहीं है, बेटियों के लिए भी शिक्षा बहुत अनिवार्य है। समाज में अनेक उदाहरण हैं कि बेटियों ने अपने माता पिता का सम्मान अपनी योग्यता से समाज में बढ़ाया है। जब सभी बच्चे जिसमें कि बच्चियां लड़के सभी शामिल हैं साथ में अध्ययन करेंगे तो एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से हमारा समाज समानता समृद्धि आदि की ओर अग्रसर हो जाएगा और अंततः हमारा राष्ट्र संपूर्णता समृद्धि समानता उत्कृष्टता आदि की ओर बढ़ चलेगा। आप समझ सकते हैं कि पहले केवल लड़कों की शिक्षा को ही जरूरी समझा जाता था, पर अब समय बदल चुका है। अब लोग यह समझ चुके हैं कि समाज में लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। लड़कियां भी अपने परिवार अपने माता पिता का सम्मान समाज में बढ़ा सकती हैं अपनी योग्यता अपनी काबिलियत के दम पर। यहाँ पर आप साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किताबों से भरी हुई अलमारी है। ये कमरे को आप देख सकते हैं जो कि एकदम साफ है, कहीं पर भी थोड़ी सी भी गंदगी नज़र नहीं आ रही है। साथ में मेज कुर्सियाँ हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर पंछी को उड़ते हुए दिखाया गया है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का स्थान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ का वातावरण एकदम शांत और सुंदर मनमोहक होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ पर पंछी को उड़ते हुए दिखाया गया है। आप इससे समझ सकते हैं कि पंछियों की जो मधुर ध्वनियाँ होती हैं वो किसी भी व्यक्ति के मन को हृदय को हर लेती हैं मोह लेती हैं। तो ये वातावरण बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त होता है। आप इससे यह भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार पंछी आसमान में उड़ती हैं और उसी प्रकार अगर बच्चों को भी सही शिक्षा प्राप्त होती है सही समय पर तो वे भी पंछी की भांति धरती से आसमान की ओर मतलब बहुत ऊंचाइयों तक अपने समाज को लेकर जा सकते हैं। तो बुक के कवर पेज में हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की। आप अपने तरीके से अपने जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको और अच्छे से समझा सकते हैं। अगर मैं इसमें बताने लगूं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एसेंशियल इंग्लिश रीडर की बुक है। यहाँ पर एसेंशियल लिखा हुआ है। एसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक या ज़रूरी या अनिवार्य। इसके लिए आप मूलभूत भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश रीडर मीन्स अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। तो कक्षा 5 बुक 5 मतलब कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है उसी को इंग्लिश में हम लोग एसेंशियल इंग्लिश रीडर बुक क्लास 5 कह सकते हैं।
तो कवर पेज को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। ये आपका कवर पेज का अंदर वाला पेज है, फ्रंट कवर पेज का अंदर वाला पेज है, आप देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज एसेंशियल इंग्लिश रीडर बुक 5। यहाँ पर बताया गया हम लोगों को कि यह गोल्डन सर्कल पब्लिकेशंस की तरफ से पब्लिश की हुई बुक है। गोल्डन सर्कल की हिंदी आप समझ सकते हैं सुवर्णमय चक्र या सुनहरा चक्र। सर्कल की हिंदी होती है वृत्त। तो ऐसा गोला जो कि सुनहरा हो, सोने के रंग में हो, उसी को हम लोग गोल्डन सर्कल पब्लिकेशंस कह सकते हैं। इनका सिंबल लोगो देख सकते हैं आप अपनी बुक में। इनका लोगो कुछ इस प्रकार है। ये सी है जो कि सर्कल को दिखा रहा है, इसी को उन्होंने ऐसे कर दिया है। तो इसमें दो चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये एक जी हो गया मतलब गोल्डन हो गया, और अगर आप इसमें से इसको हटा दें तो ये आपका सी हो जाएगा। तो जी और सी दोनों साथ में है, तो इनका लोगो आप समझ सकते हैं। ये गोल्डन सर्कल मतलब इसी में आपका जी भी है और सी भी है। तो यह सुनहरे रंग का अंदर का उन्होंने कलर किया हुआ है, इसलिए इसको गोल्डन सर्कल उन्होंने कह दिया है। जी भी है इसमें और सी भी है और गोल्डन कलर का है, तो गोल्डन सर्कल। और पब्लिकेशंस मतलब प्रकाशक की तरफ से प्रकाशित हुई पुस्तक है यह। नीचे आपको बताया गया है कि यह किताबों के जो ऑफिसेज हैं कहाँ पर हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज को देख सकते हैं। पब्लिश्ड बाय मतलब प्रकाशित की गई है, मतलब छापी गई है। ये इनके ऑफिसेज हैं, बताए गए हैं कहाँ पे ऑफिसेज हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस किताब को किसी भी और तरीके से प्रयोग में नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको फिर से पुनः नहीं छापा जा सकता है। अगर आप इसको फिर से छापने के लिए कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप गोल्डन सर्कल पब्लिकेशन से परमिशन लेकर ही इस बुक के किसी भी भाग को, किसी भी पार्ट को पब्लिश कर सकते हैं। आगे यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय या किसी भी पुस्तक या किसी भी पत्रिका आदि की शुरुआत या प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन में किसी भी किताब या किसी भी वस्तु के विषय में, मतलब किताब या पुस्तक की श्रृंखला के विषय में बताया जाता है कि यह पुस्तक किस प्रकार विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है, किस प्रकार उपयुक्त है, किस प्रकार ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोगों के पास कंटेंट्स का पेज है। कंटेंट्स मीन्स होता है भूमिका या अंतर वस्तु, या इसको आप विषय वस्तु भी कह सकते हैं या विषय सूची। मतलब पूरे बुक में कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चैप्टर 1 आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम एक कविता है जो कि पेज नंबर 5 पर है। तो हम लोग इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम का मतलब होता है हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। वी मतलब हम या हम लोग, वी मतलब हम या हम लोग, शैल मतलब ये फ्यूचर भविष्य के समय को बताने के लिए सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। ओवरकम मीन्स हम लोग किसी भी अपनी बुराइयों आदि पर विजय प्राप्त कर लेंगे, मतलब उस पर जीत हासिल कर लेंगे। तो वी शैल ओवरकम का अर्थ आप समझ सकते हैं कि हम लोग अपनी कमजोरियों, अपनी बुराइयों पर आदि पर हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। अब हम लोग इसको कविता को समझने की कोशिश करते हैं। वी शैल ओवरकम
We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. ऊपर के 4 लाइन्स में हम लोग समझ सकते हैं कि बताया जा रहा है कविता के माध्यम से कि वी शैल ओवरकम मतलब हम कामयाब होंगे, हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हम विजयी होंगे। वी शैल ओवरकम समडे, हम किसी न किसी दिन हम सब अवश्य मतलब हम सब विजय को प्राप्त कर लेंगे। अपनी बुराइयों, अपनी कमजोरियों, अपनी बुरी आदतों आदि पर हम लोग अपने किसी न किसी दिन में विजय अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ओ यहाँ पर है कि मैं, ओ यहाँ एक विस्मयाधिबोधक सूचक शब्द है। तो यहाँ पर जो पाठक है वह कह रहा है कि अरे मैं अपने हृदय की गहराइयों से यह विश्वास करता हूँ। आई डू बिलीव मीन्स यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि दैट यहाँ पर कंजक्शन है, जो कि कंजक्शन मतलब सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, लाइंस को जोड़ने का काम करता है। तो इन दोनों लाइंस को जोड़ रहा है दैट कंजक्शन। कंजक्शन का काम होता है दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ना, ऐड करना। तो यहाँ पर पाठक कह रहा है अरे मैं अपने हृदय की गहराइयों से यह भरोसा करता हूँ, यह विश्वास करता हूँ स्वयं पर कि हम सब किसी न किसी दिन अवश्य विजयी होंगे। और यहाँ पर विजयी किस पर होंगे? तो हम लोग अपनी जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारे भय हैं, डर है या जो हमारी बुरी आदतें हैं, उन सब पर अगर हम लोग अपने हृदय की गहराइयों से विश्वास करें कि हाँ हम लोग अच्छे हो सकते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़कर हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, अपने नफरत, अपने घमंड, ऊंच नीच के भेदभाव को, जाति धर्म के भेदभाव को भूलकर अगर हम लोग एक हो जाएं तो हम लोग मानव सभ्यता को बहुत ही उत्कृष्टता, बहुत ही ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। और ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं कि एक ना एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण मानव जाति एक हो जाएगी और अपने सभी छोटे मोटे ऊंच नीच भेदभाव आदि को समाप्त करते हुए अपने विजय अभियान को पूर्ण करेगी। तो कविता में ऊपर की 4 लाइनों में आप समझ सकते हैं कि हम सब अवश्य मतलब हम सब कामयाब होंगे, हम सब विजयी होंगे अपनी सभी बुराइयों पर। यहाँ पर वी शैल आप समझ सकते हैं, अगर आप बच्चों को समझा रहे हैं तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप सब, इसमें सभी बच्चे शामिल हैं, संपूर्ण दुनिया के सभी बच्चे शामिल हैं। अगर आप बड़ों को समझा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इसमें संपूर्ण जगत शामिल है, कि हम सभी मिलकर एक सभ्य, एक सही, एक समानतापूर्ण समाज आदि की रचना कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी बुराइयों, अपनी कमजोरियों, अपनी बुरी आदतों, अपने द्वेष, घमंड आदि पर विजय प्राप्त कर सकें। तो अगर हम लोग अपने हृदय की गहराइयों से विश्वास करें तो हम लोग अवश्य ऐसा कर सकते हैं। आगे की 4 लाइनों में बताया गया है We shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. यहाँ पर नेक्स्ट 4 लाइन्स में बताया गया है कि हम लोग हाथों में हाथ डालकर मतलब एक दूसरे के हाथों को पकड़कर, मतलब किसी को भी हम लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, एक दूसरे के हाथों को पकड़कर आगे बढ़ेंगे और मानव सभ्यता को ऊंचाई की ओर लेकर जाएंगे, आगे की ओर लेकर जाएंगे। हम लोग अब भी अपने जितने भी भेदभाव हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बातें जो हैं जो एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, जो एक दूसरे से विपक्ष की धारणा रखते हैं, मतलब एक दूसरे से सहमत नहीं है जितने लोग,
यहाँ पर पाठक कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सभी चीज़ों को हम लोग भूल कर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। किसी न किसी दिन हम लोग अवश्य संपूर्ण जगत के मानव प्रेम से और आपसी सहयोग से और भाईचारे की भावना से अवश्य समाज में और समाज को अग्रसर करेंगे और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथों में हाथ डालकर हाथों में पकड़कर, मतलब किसी को भी पीछे छूटने नहीं दिया जाएगा, सबका ख्याल रखा जाएगा और सबको साथ में लेकर आगे बढ़ा जाएगा। पाठक ऐसा विश्वास करता है। वह कहता है कि वह अपने हृदय की गहराइयों से ऐसा विश्वास करता है कि हम लोग अवश्य एक दिन अपने सभी कमजोरियों पर आदि पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर की 8 लाइनों में समझाया। कविता दिखने में छोटी है पर इसके अर्थ को आप बहुत ही गहराइयों से समझ सकते हैं। यहाँ पर जितना हो पा रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको क्लास में समझाने पर इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है, पर आप समझ सकते हैं ऑनलाइन में इतना समय नहीं होता है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाने पर लोग उसको पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ समझा सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। लास्ट की 4 लाइन्स में हम लोग देख रहे हैं, We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. यहाँ पर लास्ट की 4 लाइनों में लिखा गया, आखिरी अंतिम 4 लाइनों में लिखा गया कि हम लोग भयभीत नहीं हैं, हम लोग डरे हुए नहीं हैं, हम लोग किसी भी बात को लेकर डरे हुए नहीं हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। संपूर्ण जगत में सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य ही माना जाता है, क्योंकि मनुष्य अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि से युक्त है, जो कि विचार विमर्श कर सकता है, सोच सकता है, फैसले ले सकता है। एक समुदाय के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक राष्ट्र, एक जगत के तौर पर, एक परिवार के तौर पर अन्य किसी भी प्राणी में यह क्षमता या काबिलियत नहीं पाई जाती। तो हम लोग भयभीत नहीं हैं, हम लोग डरे हुए नहीं हैं, हम लोग हताश निराश नहीं हैं। आज हम लोग परेशान हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग इस परेशानी से सर झुकाने वाले नहीं हैं, भयभीत होने वाले नहीं हैं। हम लोग सभी मुश्किलों का साथ में मिलकर, हाथों में हाथ डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर और अपने हृदय की गहराइयों से हम लोग एक दूसरे पर विश्वास करके, स्वयं पर विश्वास करके हम लोग यह यकीन करते हैं कि भरोसा करते हैं कि हम लोग अवश्य, मतलब हम लोग एक दिन एक दिवस में अवश्य कामयाब हो जाएंगे, हम लोग अवश्य सफल हो जाएंगे। अपनी सभी बुराइयों पर, अपनी कमजोरियों, अपनी बुरी आदतों, अपनी सभी नकारात्मक चीज़ों के ऊपर हम लोग अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आपने इस कविता को समझा अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि यह एक अमेरिकन फोक सॉन्ग है। अमेरिकन मतलब होता है अमेरिकन फोक सॉन्ग है। अमेरिकन मतलब अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति या अमेरिका में रहने वाले लोग, निवासी। फोक मीन्स होता है लोक या जन। मतलब जैसे आप अपने देश में, अपने राष्ट्र में देख सकते हैं कि गांव, देहात या शहरों में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, विवाह समारोह आदि कुछ भी होता है, तो वहाँ पर कुछ महिलाएं या पुरुष इकट्ठा होकर कुछ गीत गायन करने लगते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं, अलग अलग संगीत, अलग अलग गीतों को गुनगुनाया जाता है, गाया जाता है। तो क्षेत्रीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर
या शहरी स्तर पर जो गीत गुनगुनाए जाते हैं, जो संगीत बोले जाते हैं वहाँ के निवासियों द्वारा, उसी को हम लोग फोक सॉन्ग कह सकते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लहजे, अलग अलग बोली भाषा में गीतों को गाना, उनका गायन प्रस्तुत करना ही फोक सॉन्ग कहलाता है। तो यह एक अमेरिकी फोक सॉन्ग है। मतलब अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में यह अलग अलग तरीक़ों से गाया जाता था पहले भी और अभी भी। यह अमेरिका में बहुत ही फेमस फोक सॉन्ग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोएट अननोन। पोएट अननोन मीन्स होता है कि इसके जो कवि हैं, मतलब इसकी जो रचना करने वाले हैं, यह तो किसी को नहीं पता कि किन्होंने इसकी रचना कि वह कवि हैं या कवित्री हैं। मतलब किसी पुरुष रचनाकार ने इसकी रचना की है या महिला रचनाकार ने इसकी रचना की है, ये किसी को ज्ञात नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसको गाया गया पीट सीगर के द्वारा। तो फर्स्ट संग बाय पीट सीगर, मतलब प्रथम बार इसका गायन जो समाज में, मतलब जो लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया, वह पीट सीगर के द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस कविता को अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये मदर फादर हैं और ये उनके 1 2 3 4 5 चिल्ड्रंस हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माता पिता हैं, माता पिता के बेटे और बहू हैं और उनकी संतानें हैं। यहाँ पर 2 बच्चियाँ, मतलब 2 बेटियाँ और 3 बेटे। तो यहाँ पर आप एक हैप्पी फैमिली को देख सकते हैं। सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे हुए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सभी भेदभावों को, परिवार में एक दूसरे के मन में भी भेदभाव होते हैं, एक दूसरे के विचारों से लोग सहमत नहीं होते हैं। तो हम लोगों को इन सभी असमानताओं को, असहमत होने के जो विचार हैं, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम लोगों को आगे बढ़ चलना है। जब परिवार आगे बढ़ेगा तो परिवार के साथ समाज भी आगे बढ़ चलेगा, क्योंकि परिवार से ही मिलकर समाज बनता है और समाज से ही मिलकर राष्ट्र बनता है। तो हम लोगों का परिवार अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोगों का समाज आगे बढ़ेगा, जिससे कि अंततः हम लोगों का राष्ट्र, और राष्ट्र से हम लोगों का जो भी जगत है वह, मतलब मानव जगत, संपूर्णता, समृद्धि की ओर बढ़ चलेगा। हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भाषाओं, एक दूसरे के पहनावे, रहन सहन, संस्कृति, धर्म आदि का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और कोई भी अगर असमानता है, कोई भी अगर विचारों का मेल नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को बातचीत करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए और हम लोगों को बाकी अपनी सभी बुराइयों को छोड़ देना चाहिए और अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस कविता को अच्छे से समझा। यहाँ पर साथ में आप देख सकते हैं कि ये लोग सूरज की ओर देख रहे हैं, मतलब सूरज की ओर चल पड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चे चल पड़े हैं, तभी इनके पैर एक आगे एक पीछे हैं। जब आप चलने लगते हैं तो आपके पैर एक आगे एक पीछे होता है। तो ये लोग चल पड़े हैं सूरज की ओर। यहाँ पर सूरज की ओर चल पड़ने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि सूरज जिस प्रकार संपूर्ण जगत को, विश्व को प्रकाशित करता है, अंधकार को चीर कर प्रकाश को फैलाता है, मतलब बुराई से अच्छाई की ओर जाता है। मतलब अंधकार को आप बुराई समझ सकते हैं और प्रकाश को आप अच्छाई समझ सकते हैं। तो सूरज जिस प्रकार बुराई को समाप्त करके अच्छाई को फैलाता है, स्वयं जलता है, उसी प्रकार हम लोगों को स्वयं जलना चाहिए। मतलब हम लोगों को बहुत परिश्रम करना चाहिए और समाज को, हम लोगों को समाज का सूर्य बनकर समाज रूपी अंधकार को, समाज में व्याप्त अंधकार रूपी बुराइयों आदि को समाप्त करते हुए हम लोग सूर्य की भांति जलें और मनुष्य जगत को, मनुष्य समाज को उत्कृष्टता की ओर लेकर चलें। तो सूर्य यहाँ पर उन्नति, समृद्धि, शांति, अच्छाई, सच्चाई आदि का प्रतीक है। उसी भांति यहाँ पर हम लोग भी अगर अपनी सभी बुराइयों को छोड़ दें तो हम लोग भी सूर्य
का ही प्रतीक होंगे, और जितनी भी बुराइयां हैं तो वो अंधकार का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस कविता को अच्छे से समझ लिया। इस कविता में कोई भी एक्सरसाइज अभ्यास का भाग नहीं है, तो इस कविता को हम लोग और समझ चुके हैं। इसके आगे के कुछ पार्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि ये आपकी किताब थी एसेंशियल इंग्लिश रीडर बुक 5 की, ये आपने समझ लिया है। मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर आप कवर पेज को ही देख रहे हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है NCERT। NCERT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर्मली सीनियर मास्टर ऑफ इंग्लिश एंड कोऑर्डिनेटर। यहाँ पर फॉर्मली मीन्स होता है पूर्व या विगत रूप से या गतकाल में या पहले के समय में। सीनियर मास्टर ऑफ इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी विषय के वरिष्ठ मास्टर या अध्यापक। इंट्रोडक्शन को मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर गोल्डन सर्कल पब्लिकेशन को भी मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, आप देख सकते हैं। ये कोऑर्डिनेटर मीन्स होता है संयोजक या तालमेल बैठाने वाला। तो ये मतलब इनका कार्य था कि ये जहाँ पर कार्य करते थे वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे सभी को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना इनका कार्य था। मतलब यह लोगों के बीच में तालमेल बैठाने का कार्य करते थे, संयोजक समन्वयक का कार्य करते थे कि किसी को किसी भी चीज़ में परेशानी है या समस्या आ रही है या किसी को किसी भी बात में कोई समस्या है तो यह बात उन लोगों से बात करके उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते थे। तो जो यह कार्य करता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेटर कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बुक के कवर पेज को देख लिया था, और साथ में अगर आप पूरे बुक को इस प्रकार देखेंगे तो आपको ये एक पूरा पिक्चर दिखाई देगा पूरा। तो आप देख सकते हैं कि बुक का कवर पेज दो भागों में बटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इधर दो बच्चियाँ हैं और दो बच्चे मतलब लड़के हैं, और आप इस साइड देख सकते हैं कि 3 लड़के हैं, बच्चियाँ गायब हो गई हैं। तो इससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि आज के लोग अपनी बच्चियों को शिक्षा मतलब पढ़ाना तो शुरू करते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा करवाते हैं, और जैसे ही वह इंटर या कॉलेज की पढ़ाई को पूर्ण करती हैं उनका विवाह हो जाता है और बच्चियां उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हो पाती हैं, और इसलिए हमारा समाज पीछे रह जाता है और केवल लड़कों को ही उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाता है। तो यह भेदभाव करना बंद करें। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने सभी बच्चियों को, अपने बेटियों को भी मौका दें उच्च शिक्षा के लिए, इस दृश्य में आने के लिए, और लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। यहाँ पर प्रकृति उसी प्रकार है, शांत, मधुर और मनोहारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पालतू पशुओं को पालने का भी चलन बहुत अधिक बढ़ चुका है। पहले लोग कुत्तों को पालते थे, अब लोग खरगोश, बिल्लियों आदि को भी पालना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ISBN नंबर लिखा हुआ है। ISBN नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करता है उस पुस्तक, उस किताब को। इससे आप किताब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे बुक की प्राइस दी हुई है, आप देख सकते हैं, ये आपको बुक की प्राइस दी हुई है।
प्राइस आप समझ सकते हैं, प्राइस या कॉस्ट, जिसकी मीनिंग होती है कीमत, मूल्य या लागत या दर, आप जो भी समझ सकते हैं। तो आप भेदभाव मत करिए अपनी बच्चियों की पढ़ाई में, शिक्षा में। आप एक वक्त का भोजन कीजिए पर अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दीजिए, क्योंकि आप माता पिता का जीवन में जो भी होना था उनका हो चुका है, उनका समय बीत गया है, पर अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आप बेटियों और बेटों दोनों को पढ़ाएंगे तो भविष्य में क्या पता कि आपके बेटे कामयाब ना हो। अगर बेटियां भी कामयाब हो गई तो आपके पूरे परिवार खानदान की दशा और दिशा दोनों को बदल सकने का सामर्थ्य रखेंगे। तो मैं सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि अपनी बेटियों और अपने बेटों दोनों को साथ में शिक्षा प्रदान करें और उच्च शिक्षा भी करवाएं और विवाह करने की जल्दबाजी ना करें। बच्चियों को पूरा मौका दें कि वे भी अपने हुनर को समाज के सामने, परिवार के सामने प्रस्तुत कर सकें। हम लोग आगे देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, सभी अभिभावकों को। यहाँ पर विशल वेलकम में कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैंने इसको PDF के जरिए बनाने की कोशिश की थी, पर एक ही पेज बना, तो आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब या हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हम जीत जाएंगे, हम अवश्य सफल होंगे। इसमें 2 क्वेश्चन बना लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वी शैल ओवरकम। तो वी शैल ओवरकम का क्या अर्थ होगा, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। We shall overcome means we shall defeat every fear, weakness, evils, etc. of ourselves by believing in ourselves। मतलब जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वही इंग्लिश में लिखा है कि हम लोग अपनी सभी कमजोरियों, डर, बुराइयों आदि पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हम लोग अगर अपने हृदय की गहराइयों से विश्वास करते हैं, तो स्वयं पर विश्वास करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वी शैल ओवरकम। आपसे पूछा जा रहा है कि इस कविता इस लोक संगीत की रचना किसने की है। तो इसका आंसर है अनोनिमस, पता ही नहीं है, अनजान, अज्ञात है। किसी भी चीज़ के बारे में ना पता हो कि किसने किया, तो उसके लिए हम लोग अंग्रेजी में शब्द अनोनिमस प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आगे लिखा गया है यहाँ पे, फर्स्ट संग बाय पीट सीगर, दिस इज एन अमेरिकन फोक सॉन्ग। सबसे प्रथम बार यह विधिवत रूप से पीट सीगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था समाज में, और यह एक अमेरिकी लोक संगीत है। फोक मीन्स होता है लोक संगीत, सॉन्ग मीन्स संगीत जो कि बोलकर गाया जाता है। यहाँ पर वी शैल ओवरकम की मैंने कुछ मीनिंग्स लिखने की कोशिश की है, हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 1 वी शैल ओवरकम, वर्ड मीनिंग्स शब्दार्थ उनके अर्थ। पहली मीनिंग हम लोगों ने ली है, वी शैल ओवरकम हम विजय प्राप्त करेंगे, हम जीत जाएंगे, हम कामयाब होंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम सफल होंगे भी लिख सकते हैं आप। दूसरी मीनिंग है समडे मीन्स किसी दिन, किसी दिवस पर, किसी क्षण, किसी समय, किसी घड़ी पर, आप समझ सकते हैं। आप अपने बच्चों को कुछ भी लिखा सकते हैं। थर्ड आप देख सकते हैं, ओह मैंने बताया यह संबोधन सूचक शब्द है, आश्चर्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं आश्चर्य, कष्ट, दुख, पश्चाताप, संताप आदि का सूचक शब्द है। डीप इन माई हार्ट, मेरे हृदय की गहराइयों में या गहराइयों से, विश्वास करता है हृदय की गहराइयों से। तो इसके लिए हम लोगों ने इंग्लिश में डीप इन माई हार्ट वर्ड लिया हुआ है, फ्रेज लिया हुआ है। आई डू बिलीव मैं विश्वास करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ। दैट एक कंजक्शन है जिसकी हिंदी मीनिंग है कि, जो कि दो शब्दों, दो वाक्यों या दो सारा शब्दांशों को जोड़ने का कार्य करता है, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ डालकर या हाथों को हाथों से पकड़कर या थामकर या हाथों को हाथों का सहारा देकर आप कुछ भी लिखवा सकते हैं अपने विद्यार्थियों को। वी आर नॉट अफ्रेड, हम चिंतित नहीं हैं, हम भयभीत परेशान नहीं हैं, हम किसी भी समस्या को देखकर सर झुकाने वाले नहीं हैं, ना हम
छोटी छोटी बातों पर परेशान है। आप कविता से यह सभी अर्थ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फोक। फोक मीन मैंने बताया लोग, जन या जनता का, मतलब सामान्य रूप से छोटे जगहों पर जैसे गांव या कस्बों में जो संगीत प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उसके लिए फोक वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। पोएट, पोएट मीन्स होता है कवि, मतलब कविताएं रचने वाला, जिसके लिए हम लोग शायर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। पोएट मतलब पुरुष के लिए प्रयोग होता है जो कि कोई रचना करता है। तो हम लोगों ने इतने अर्थों को समझा, आगे आप कुछ और अर्थों को समझ सकते हैं। यहाँ पे है पोएट का जो अपोजिट है वो है पोएटेस। पोएटेस मीन्स होता है कवित्री। पोएट मीन्स कवि मतलब पुरुष, पोएटेस पुरुष रचनाकार, पोएटेस मीन्स कवित्री मतलब महिला रचनाकार। तो इसके लिए हिंदी में शब्द है कवित्री, कविताएं रचने वाली। शायर का अपोजिट है शायरा। शायर, पोएट को हम लोग मेल पोएट कह सकते हैं, शायर को मेल पोएट कह सकते हैं, और पोएटेस को हम लोग फीमेल पोएट भी कह सकते हैं। सिंग मतलब होता है गाना। बोलकर मतलब आप बोलकर ध्वनि करके जो आप गीत प्रस्तुत करते हैं, गायन प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को हम लोग सिंग कहते हैं। मतलब आप गा रहे हैं, आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है सैंग, थर्ड फॉर्म होता है संग। उसके बाद हम लोगों ने एक वर्ड लिया है सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स भी होता है गाना, लेकिन ये गाने का बोल होता है, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, क्या ध्वनि प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या संगीत गा रहे हैं, ये उसके लिए है। तो सिंग मतलब भी गाना, लेकिन आप क्या गा रहे हैं वह गाना है, और मुंह से जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं वह गाना है। और सॉन्ग मीन्स होता है आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं वह गाना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको भेद करने की कोशिश की है कि सिंग मीन्स गाना बोलकर, और सॉन्ग मीन्स गाना जो बोल आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो। हैप्पी फैमिली, मैंने बताया कि एक खुशी फैमिली हैप्पी फैमिली है, तो हैप्पी फैमिली मतलब खुशी परिवार या समृद्ध परिवार आप कह सकते हैं, या खुशी परिवार या आनंद युक्त परिवार, आप कुछ भी लिखवा सकते हैं अपने बच्चों को। यहाँ पर सन भी आया हुआ है। सन यहाँ पर सूर्य है जो कि प्रकाश उन्नति का सूचक है, यहाँ पर अच्छाई का सूचक है बुराई पर। बॉय लड़के लड़कियाँ, हमेशा विद्यार्थियों में लड़के लड़कियों की हम लोग बात अवश्य करेंगे। तो बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। बॉय के लिए एक वर्ड यूज होता है लैड, गर्ल के लिए एक वर्ड यूज होता है लैड, जो कि इनके साइनोनिम्स हैं। साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। कई अध्यापक पर्यायवाची की जगह पर्यायवाची लिखवा देते हैं जो कि अशुद्ध होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपने बच्चों को पर्यायवाची लिखवाएं, ना कि पर्यायवाची, जब आप हिंदी में शब्द का प्रयोग करें। बॉय के लिए हम लोग मेल चाइल्ड भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, गर्ल के लिए फीमेल चाइल्ड। सो होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।